न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त की सारी बड़ी खबरें न्यूज रूम लाइव में आप सभी तक पहुंचाने जा रहे हैं। बात राजस्थान की सियासत की करेंगे क्योंकि जानकारी मिल रही है कि अशोक गहलोत दिल्ली आने वाले हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त अर्पिता का रुख करें। थैंक यू आशुतोष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बात राजस्थान की होगी तो बात पंजाब की भी होगी, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट का नाम बदला है। शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम पड़ा। कहां, विस्तार से बताएंगे आगे न्यूज रूम लाइव में। राजीव, थैंक यू सो मच अर्पिता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की याद में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया गया और इस मौके पर लता मंगेशकर के परिजन भी मौजूद रहे। और खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर अयोध्या वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में जिनपिंग को लेकर भी, क्योंकि समिट से लौटने के बाद वो गायब हो गए थे, तख्ता पलट की खबरें तेज हो गई थी। तो ये सारी खबरों से जो मेरे सहयोगियों ने आपको बताई, इससे आपको बाखबर करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की पीएफआई पर बैन को लेकर। दरअसल यूएपीए के तहत 5 साल का बैन जो है वो पीएफआई पर लगाया गया और उसके बाद से बयानों का दौर जो है वो तेज हो गया है। बड़ी संख्या में लोग समर्थन कर रहे हैं। कई सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो समर्थन को लेकर सवाल जवाब कर रही हैं, कुछ ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भाई पीएफआई को बैन कर दिया, आरएसएस पर बैन कर दिया। तो शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं पीएफआई की विचारधारा से उसका समर्थन तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं बैन का भी समर्थन नहीं करता हूं। आप कुछ लोगों के आधार पर संगठन को बैन नहीं कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने ये एक बड़ी बात कही। कहा कुछ लोगों के अपराध की सजा आखिरकार पूरे संगठन को क्यों दी जा रही है। मैं हमेशा से यूएपीए कानून के खिलाफ रहा हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी विरोध भी कर रहे हैं लेकिन समर्थन भी कर रहे हैं। और विरोध इस बात का कि मैं पीएफआई की विचारधारा का समर्थन नहीं करता, लेकिन यह भी कह दिया कि मैं जो बैन हुआ है उसका भी समर्थन नहीं करता हूं। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रोल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज्म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूं और उसको अपोज करता रहूंगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना यह है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टोली चौकी हकीम पेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूंगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूं। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज्म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं।
तो बयानों का दौर जो है वो लगातार जारी है। सदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे मैं बैन का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं विचारधारा से भी पूर्णतः सहमत नहीं हूं। लेकिन आशुतोष, रिएक्शन कई और भी जगह से आ रहा है। बिल्कुल, संघ क्या कह रहा है? इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि PFI पर बैन समय की मांग है। क्या कुछ कह रहे हैं? आज तक संवाददाता उनसे बातचीत की है, आपको हम सुनवाते हैं पूरी प्रतिक्रिया, आप सुने। इंद्रेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, जो PFI पर कानूनी शिकंजा कसा है, UPA लगा करके आखिर उसे बैन किया गया 5 साल के लिए। जब से PFI बना तब से भारत सरकार के पास UPA की सरकार के समय में भी ये जानकारी थी कि यह एक हिंसक संस्था है, संविधान को नहीं मानती है, राष्ट्रद्रोही है, प्रो पाक या विदेशी षड्यंत्र की समर्थक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के बजाय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और इसी के साथ साथ देश में कत्लो गारत फैलाना, मजहबों में शांति के बजाय नफरत फैलाना ये करते हैं। भारत सरकार ने आज प्रतिबंध लगाकर समय के अनुकूल प्रभावी कदम उठाया है, उनके इस कदम का अभिनंदन करते हैं। वो कह रहे PFI को बैन किया है तो RSS को बैन क्यों नहीं? ऐसा है, उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन ली है। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस सरकार और वामपंथी दलों के समर्थन से 1948 में संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, जो वो सिद्ध नहीं कर सके और उनको अल्टीमेटली प्रतिबंध हटाना पड़ा कि संघ एक देश प्रेम, समाज सेवा, अनुशासन की संस्था है। उसके बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या कर संविधान को कुचल तानाशाह बनकर देश में राज करने की तरफ कदम बढ़ाया, आपातकाल लगाया, उस समय भी संघ पर प्रतिबंध लगाया और अल्टीमेटली संघ सर्वदा निर्दोष है, वो ऐसी हिंसक गतिविधियों में नहीं है, ये उनको मानना ही पड़ा। तो PFI पर बैन तो लग गया, लेकिन सियासत शुरू हो गई, तपिश बढ़ गई है और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, अजय मिश्रा टेनी वो भी सामने आए, किस तरीके से सरकार बचाव कर रही है और ये कह रही है कि सबूत हैं, दस्तावेज हैं, तब जाके ये बैन लगा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बैन कर दिया गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। सर, बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय की तरफ से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है। देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि NIA उसकी जांच कर रही थी। जिस तरह के एविडेंस आए हैं, जो छापे से और जो गिरफ्तारियां हुई, रिमांड पर जो लोग लिए गए, उनसे जो जानकारियां, उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। बैन किया गया है। इसके अलावा जो 8 और संगठन हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई। सारे पॉपुलर फ्रंट से ही जुड़े हुए संगठन है, उसी के अंदर से निकले हैं। जी, सबूत किस तरीके के सर हैं, क्योंकि NIA और ED जो तमाम एजेंसियां हैं वो लगातार जांच चल रही है। जब जांच पूरी हो जाएगी पूरी तरीके से, जब सारी चीजें आएंगी, आरोप पत्र भी आएंगे, तो उस समय सब पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। विदेशों से फंडिंग के भी सबूत सारे मिले विषयों हैं। पर जांच हो रही है। निश्चित रूप से जब कोई संस्था इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं से तो उसको पैसा मिलता ही होगा। बताया जा रहा है कि कई जो RSS नेता हैं और इसके अलावा जो ISIS और जो दूसरे विदेशी आतंकी संगठन है, उससे उसके संबंध हैं, इस वजह से इतना बड़ा। देखिए, अब ये सब जांच का विषय है, जांच हो रही है। जैसे पूरी चीजें आएंगी आपसे शेयर करेंगे ना। नहीं, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ISIS और इन तमाम संगठनों। वो देखिए, ऐसा ना, हम जो भी सारी चीजें आ रही हैं आपको बता रहे हैं। कुछ इस तरह की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के सबूत मिले हैं और उसी के आधार पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। SDPI जो इसका की राजनीतिक संगठन है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है। देखिए, हम किसी उसी संगठन के खिलाफ काम करते हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है या देश की कानून व्यवस्था को खराब करना चाहता है। अगर कोई ऐसा संगठन नहीं है तो हम खामखा में किसी के खिलाफ क्यों कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया सर, आज तक लाइव देखने के लिए। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
तो छापेमारी, गिरफ्तारी और उसके बाद 5 साल का बैन पीएफआई पर लगाया गया है। क्या क्या दस्तावेज बरामद हुए हैं, क्या क्या सबूत इकट्ठा किया है एजेंसियों ने, विस्तार से जरा इस खबर को समझिए। हमारे सहयोगी राजीव के पास चलते हैं। थैंक यू अर्पिता। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि पीएफआई को बैन करो। अब पीएफआई पर बैन लग गया है, लेकिन 5 साल का ये बैन लगा है। किन किन संगठनों पर अब तक पाबंदी लग चुकी है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये पीएफआई जो कि न्यास में नाम जुड़ा है, इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, जिसमें आपको बता दें कि कुछ और फाउंडेशंस हैं। कैंपस ऑफ इंडिया इसमें, यानी कि सीएफआई इसमें है। आरआईएफ आप इसमें देख सकते हैं कि नाम है। दूसरे और भी नाम इसमें जो आतंकी गतिविधियों में जिनकी संलिप्तता थी, इन पर अब तक बैन लग चुका है। और पीएफआई बिल्कुल टॉप पर है। जो बिल्कुल नया नाम है वो है पीएफआई का। पीएफआई का नाम, चाहे दिल्ली के दंगों की बात कर रहे हैं या अलग अलग हिस्सों में, चाहे उत्तर प्रदेश या दूसरे हिस्सों में, पीएफआई कनेक्शन का नाम आ रहा था। और हर तरफ से आवाज बुलंद की जा रही थी। लेकिन 22 सितंबर को और उसके बाद 27 तारीख को ताबड़तोड़ छापेमारी, 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां और पीएफआई को बैन कर दिया गया। तो पीएफआई को तो बैन कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव वो निशाना साध रहे हैं। बहरहाल पहले देखिए, 22 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह, चर्चा भी हुई। 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर 22 सितंबर को छापेमारी हुई, कई गिरफ्तारियां हुई। अलग अलग राज्यों में ये छापेमारियां हुई थी। पीएफआई पर जो बैन हुआ है उसकी पूरी की पूरी क्या कहानी रही है, वो जो क्रोनोलॉजी रही है, वो हम आपको बता रहे हैं। 8 राज्यों में पीएफआई पर छापे मारे गए 27 तारीख को। इन छापेमारी में अलग अलग, जिसमें दिल्ली भी है और दूसरे प्रदेश में जहां से गिरफ्तारियां हुई, कई संदिग्धों को पकड़ा गया। बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे उन हिस्सों में जहां से इनको पकड़ा गया। 11 जुलाई को पटना में टेरर मॉड्यूल का खुलासा होता है। जो पकड़ा गया केरल से आतंकी, वो एक बहुत बड़ा खुलासा करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जो पटना में होनी जो हुई है 28 तारीख को जुलाई के महीने में, वो टारगेट पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर पीएफआई के सीधे थे। बीजेपी और आरएसएस के नेता उसके निशाने पर थे। हालांकि इस बीच में साध्वी प्रज्ञा ने इस बैन का स्वागत किया है। एक बड़ी खबर आपको देने, साध्वी प्रज्ञा बैन के सपोर्ट में, पीएफआई पर बैन, और साध्वी प्रज्ञा ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी, आरएसएस के बहुत सारे नेता लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पीएफआई पर बैन हो, और साध्वी प्रज्ञा ने बयान जारी करते हुए इसका स्वागत कर दिया है। और भले ओवैसी निशाना साधने हो, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाले, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए थी और किसी की हिम्मत नहीं कि वो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना सके। लगातार पीएफआई को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, बैन की मांग उठ रही थी, लेकिन अब 5 साल के लिए बैन लग गया, तो क्या कुछ कहना है? भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे आप इस बैन को देखते हैं? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लगाया है। बहुत ही स्वागत करने योग्य निर्णय है। देश में किसी भी प्रकार की असहिष्णुता, अराजकता, आतंकवाद, ये सब बंद करने के लिए ऐसे लोगों पर, ऐसे संगठनों पर बैन तुरंत ही लगाना चाहिए। और जो कदम हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने उठाया है, हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ये देश और हमारा मध्य प्रदेश एकदम शांति के लिए प्रसिद्ध है, परंतु भोपाल भी जब तक माननीय मोदी जी की सरकार है तब से एकदम शांतिपूर्ण है, लेकिन यहाँ भी क्लेश और आतंकवाद फैलाने का प्रयास किया गया। इंदौर और उज्जैन, यहाँ भी वो लोग पकड़े गए हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों को यहाँ फैलाने वाले थे। और यहाँ माननीय शिवराज जी की सरकार है जो निश्चित रूप से इस पर कठोर कदम उठाती है और उनको गिरफ्तार करके उनको अंदर भेजा गया है। और यहाँ इनका ये कोई भी मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। आतंकवाद विरोध पूरे देश में होना चाहिए, एक स्वर में होना चाहिए, और सभी इसके विरोध में है। कोई भी हत्या और आतंकवाद का साथ कभी नहीं दे सकता। जो देते हैं वो निश्चित रूप से इनके साथी होते हैं। हत्या और आतंकवाद का साथ किसी को देना नहीं चाहिए। साध्वी प्रज्ञा को आपने सुना। तो लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि पीएफआई पर बैन कब लगेगा, सवाल उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार पीएफआई पर पाबंदी लग गई है। देखिए राजीव, लगी है, लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि 5 साल क्यों लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं क्यों लगाई गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पीएफआई पर लगा तो फिर आरएसएस पर क्यों नहीं लगा। इन्हीं में से एक नाम है लालू प्रसाद यादव का। ये कहा कि पीएफआई पर अगर बैन लगा है तो फिर आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने ये बड़ा बयान दिया। इससे पहले कांग्रेस के भी एक नेता थे, उनकी तरफ से बयान सामने आया था। केरल से
कम्युनिस्ट पार्टी ने बयान दिया। कुल मिलाकर इस तरह के बयान जो हैं अब तेज हो गए हैं कि पीएफआई की तरह आरएसएस पर भी बैन लगाना चाहिए। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे, ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए और जांच करिए, कुछ मिले तो कार्रवाई करिए। बात औरैया की, जहां एक शिक्षक ने एक छात्र को बुरी तरह से पीटा कि उसकी इलाज के दौरान मौत ही हो गई। आरोपी शिक्षक अब तक फरार है और वहीं पीड़ितों को अब तक गिरफ्तारी का इंतजार है। इस बिलखती हुई मां की पुकार सुनिए सरकार, सुनिए दर्द में डूबी हुई इन सिसकियों को, सुनिए बिलखती हुई इस पुकार को, सुनिए। एक मां के कलेजे के टुकड़े को मार दिया गया है बेरहमी से, बेदर्दी से। उत्तर प्रदेश में औरैया के अलदा इलाके में बसौली गांव है। इस गांव में मातम पसरा है। मामला इस आदर्श इंटर कॉलेज का है। यहीं इस कॉलेज में 15 साल का निखिल 10वीं का विद्यार्थी था। निखिल ने अपने टेस्ट में कुछ गलती कर दी थी। आरोप है कि इसी गलती की सजा शिक्षक अश्विनी कुमार ने ऐसी दी कि बच्चे की मौत हो गई। आरोपों के मुताबिक अश्विन कुमार ने निखिल को इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इनने बाल पकड़ पहले डंडा तोड़ा, उसको खूब मारा, डंडा टूट गया। फिर इसने बाल पकड़ लिए, फिर भूसा जे मारे, बेटा को खूब तो खंडे थे बच्चा के, फिर जे इसमें मारा। बच्चा रोता रहा, बच्चा कहते रहा सर जी मुझे छोड़ दे, मैं तो गलती हो गई, नहीं डंडा दिया है। पिटाई के 2 दिन बाद से ही निखिल की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लखनऊ ले जाया गया। वहां सुधार नहीं हुआ तो सैफई मेडिकल कॉलेज और दिव्यापुर के अस्पताल में भी दिखाया गया, मगर बच्चे को बचाया नहीं जा सका। बच्चे की मौत के बाद आरोपी शिक्षक फरार हो गया और परिजन बच्चे का शव रखकर हंगामा करने लगे। वो इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। वो चाहते थे कि आरोपी की गिरफ्तारी हो। 4 दिन हो गए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्या संतुष्ट? कुछ नहीं। हाँ। क्या पुलिस का ढीला रवैया? हाँ, और क्या। पुलिस ने, उसने हमें लग रहा है कि उसने पैसे दे दिए तो वही घूस खा रही पुलिस। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे परिजनों पर भी बल प्रयोग किया। ये लोग कुछ सुन ही नहीं रहे थे, तो हम लोग वहाँ मिट्टी के पास बैठे थे, ये लोग डंडे चलाने लगे। हम लोगों ने फ्रीजर मंगाया बच्चे की डेड बॉडी रखने के लिए, फ्रीजर भी तोड़ दिया। फिर वहाँ से भगाया। हम लोग लेडीजों को सबको मारा है। किसी तरह से परिजन शांत हुए और उन्होंने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। परिजनों को 8 लाख रुपए मुआवजा, रहने के लिए घर और 2 बीघा जमीन देने का वादा किया गया है। 8 लाख रुपए देने को बोले, एक आवास और 2 बीघा खेत और कि आपका लाइसेंस करवा देंगे, बस ये बोले थे। नौकरी की भी आपने मांग की? हाँ, नौकरी की थी, बोले कि ये नहीं हो सकता है। मगर मुआवजे के अलावा परिवार मांग कर रहा है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी। जहां तक बात है गिरफ्तारी की, तो लगातार टीमें लगी हुई हैं। अभी उसकी समीक्षा की गई है। लगभग 3 टीमें इस वक्त काम कर रही हैं और साथ में 3 जनपदों की टीम काम कर रही है। जहां जहां हम लोग को सूचनाएं मिल रही है उसके लिए तत्काल की जा रही है। बहुत आश्वस्त है कि आज शाम नहीं तो कल तक वो पकड़ा जाएगा, उसके बाद से डिटेल पूछताछ की जाएगी। जिस शिक्षक पर बच्चे को पीटने का आरोप है, कॉलेज के प्रिंसिपल उस शिक्षक को अच्छा टीचर बता रहे हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, पंचुअल टीचर हैं, पढ़ाने में भी अच्छे हैं, सारी बातें, और इस तरह का उनका कोई व्यवहार नहीं कभी रहा
अभी तक तो मेरे सामने जब से हुआ तक इस कदर मारा होगा उसने? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता है इस कदर मारा हो सकता है कि अश्विनी कुमार अच्छा टीचर रहा हो, मगर फिलहाल उस पर एक बच्चे को जान से मार देने का आरोप है। उम्मीद कीजिए कि पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करेगी और कानून उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि भविष्य में कोई भी शिक्षक ऐसी हैवानियत दिखाने से पहले 50 बार सोचे। बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हुई, जिसको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि टेरर फंडिंग के सबूत मिले, कई ऐसे दस्तावेज मिले जिससे शक गहराया, क्योंकि छापेमारी हुई, गिरफ्तारी हुई और उसके बाद जैसी संभावना दिख रही थी कि जल्द ही केंद्र की तरफ से कहा जा सकता है कि पीएफआई यानी उस संगठन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई ऐसे राज्य जिन्होंने ये अपील की थी कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। इससे पहले कई चीजें, कई ऐसे आरोप पीएफआई संगठन पर लगते रहे, चाहे हिंसा की हो, चाहे कत्ल की हो। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएफआई के साथ साथ 8 संगठनों पर भी पाबंदी लगाई गई है 5 साल तक के लिए। अब तक क्या बरामद हुआ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो छापेमारी हुई, वहां से जो लैपटॉप, मोबाइल, ये सारा जब्त किया गया है, सबूत इकट्ठे किए गए और जांच एजेंसियों के कहने पर गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला पीएफआई पर लेना पड़ा और पीएफआई को फिलहाल 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो एक तरफ कार्रवाई, एक्शन, बैन किया गया पीएफआई को, वहीं दूसरी तरफ अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि अब जब पीएफआई पर आप बैन लगा रहे हैं तो आरएसएस पर क्यों नहीं। राजीव, बिल्कुल अर्पिता, आपने बिल्कुल सही कहा। बयानबाजी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस ने निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी ने बयान जारी करते हुए सवाल पूछना, और वो कह रहे हैं कि पूरे गेम प्लान के तहत हुआ, यानी कि पूरी रणनीति के साथ ये किया गया है। तो बड़ी खबर, पीएफआई बैन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सुनियोजित गेम प्लान के तहत ये कार्रवाई, यानी कि तरीके से रणनीति के तहत ये हुआ है। केरल यात्रा के वक्त पीएफआई पर रेड हुई थी, अधीर रंजन चौधरी ने कहा, और कई गिरफ्तारियां भी हुई थी और कर्नाटक एंट्री के वक्त पीएफआई पर बैन। संगठन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए हैं। सरकार अगर चाहे कोई देश विरोधी तत्वों के खिलाफ, देश विरोधी संगठन के खिलाफ हर संभव कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे गिरफ्तारी हो, पाबंदी लगाना हो, जो भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, रखरखाव के लिए बलिदान की इतिहास रचे हैं। लेकिन बीजेपी और सारे हिंदुस्तान के लोगों को यह पता था, सारे हमारा जांच एजेंसियों को यह पता तो था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के एक संगठन है, हिंदुस्तान की बहुत सारे राज्यों में फैले हुए हैं। लेकिन ये कोई आतंकवाद फैलाने की संगठन है या नहीं, ये हमें कभी जानकारी नहीं थी। आज जब सरकार कह रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें सच्चाई है क्या, क्योंकि कभी हिंदुस्तान में आरएसएस पार्टी के खिलाफ भी महात्मा गांधी जी की हत्या के मामले में पाबंदी लगाए गए थे। ये भी हम देखे हैं कि कई सारे हिंदू संगठनों ने कभी ट्रेन में विस्फोट करते हैं, कभी कोई मस्जिद में भी विस्फोट किए हैं, ये भी हम देखे हैं हिंदुस्तान में। और सवाल ये भी है कि इतने साल बाद अचानक क्या तथ्य मिला कि पीएफआई के खिलाफ
पाबंदी लगाना जरूरी था, ये हमारी समझ के पड़े है। लेकिन फिर भी अगर सरकार कुछ पाबंदी किया, जरूर कुछ इसमें बजाय होंगे, वो बजाय क्या है हमें जानकारी मिलना चाहिए। तो कांग्रेस का अधीर रंजन चौधरी का सवाल कि आखिर ऐसे क्या तथ्य आपको मिले कि आपने पीएफआई पर बैन लगा दिया? शुभंकर, बिल्कुल ये बैन लगाने की बात आई और कुल मिलाकर कहे तो जिस तरह से छापेमारी हुई, जिस तरह से एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स निकल कर आए, जो बातें निकल कर आई, जिस तरह से फंडिंग का जिक्र था, उसके बाद ये बैन लगाने का कदम जो था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। 270 से ऊपर कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया और उसके बाद 5 साल का ये बैन। देखिए एनआईए के छापे के बाद पीएफआई के विरोध प्रदर्शन ने दुनिया का ध्यान खींचा। वक्त वक्त पर केरल से आई एफआईआर और सदस्यों की ट्रेनिंग की तस्वीरों पर नजरें टिकी। सिर तन से जुदा नारों के पीछे पीएफआई की जमीन ने लोगों को हैरान किया। शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में पीएफआई की फंडिंग ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। 16 साल पहले बने संगठन के 23 राज्यों में फैलाव ने कई सवाल खड़े किए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार छापेमारी हो रही है। सैकड़ों सदस्यों को गिरफ्तारी हुई, हजारों सबूत मिले और पीएफआई पर पाबंदी लगा दी गई। पीएफआई पर पाबंदी के बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर पीएफआई ने साजिशों का कौन कौन सा चैप्टर तैयार किया। ये जानना जरूरी है कि पीएफआई ने आतंक का कैसे ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसने सरकार को सख्त फैसले लेने पर मजबूर कर दिया। जो लोग मजहब को सुरक्षा कवच बना करके मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों का ताना बाना बिन रहे थे, वो कई वर्षों से इस देश के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, भारत की शांति और सौहार्द के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ शैतानी षड्यंत्रों के साथ, मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ सियासी पार्टियां, कुछ सरकारों से जुड़े हुए लोग ऐसे लोगों को प्रश्रय भी दे रहे थे, प्रोटेक्शन भी दे रहे थे, और ऐसे ही लोग आज उनके सामने और उनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसी संगठन की असंवैधानिक, गैर कानूनी गतिविधियां प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक होती। हमें ये भी जानने का अधिकार है कि पिछले 8 वर्षों से खुफिया एजेंसियों ने ऐसे संगठनों को क्यों फलने फूलने दिया, क्यों उनकी गतिविधियों पर बीच बीच में विराम नहीं लगाया। हम किसी भी ऐसे संगठन को पनपने के पक्ष में नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं कि आतंक से कैसे जुड़े थे पीएफआई के तार और सुरक्षा एजेंसियों को क्या सबूत मिले। पीएफआई के निशाने पर थे पीएम मोदी। 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर 22 सितंबर को एनआईए और ईडी ने ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत छापेमारी की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने बड़ा दावा किया था। कोझिकोड से गिरफ्तार पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने कहा कि पटना में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री की रैली में हमले की साजिश की गई थी, जिसकी फंडिंग में शफीक पायथे भी शामिल थे। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था पीएफआई। पीएफआई के कई कार्यकर्ताओं से ढेरों दस्तावेज मिले। इसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरो को घुटने पर ला देंगे। दंगों से हत्या तक में पीएफआई का नाम। 1994 में केरल में मुसलमानों ने नेशनल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की थी। इसके बाद इसका नाम दंगों से हत्या तक में जुड़ा। संगठन 16 साल में 23 राज्यों तक पहुंच गया। बेरहमी से प्रोफेसर की हत्या। केरल में 12 साल पहले प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर 4 बार हमले हुए थे। दायां हाथ काट दिया गया था, शरीर पर कई जख्म दिए गए थे। जोसेफ पर हमले में पीएफआई का लिंक सामने आया था। पीएफआई ने ओसामा को शहीद बताया। पीएफआई ने अपने मुखपत्र तेजस के कवर पेज पर दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर लगाई और उसे शहीद बताने की
कोशिश की गई। शाहीन बाग प्रदर्शन में फंडिंग, सीए और एनआरसी के खिलाफ लंबे चले विरोध प्रदर्शन में पीएफआई का नाम सामने आया। जांच एजेंसियों का मानना था कि प्रदर्शन के लिए फंड का जुगाड़ पीएफआई ने किया था। दिल्ली दंगों में पीएफआई का हाथ। शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जो दंगे हुए उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया और जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत भी मिले। पीएफआई ने भले ही इस्लाम के नाम पर अपने संगठन का प्रचार प्रसार किया, भले ही अपने झंडे तले मुसलमानों को जोड़ने का काम किया, लेकिन आतंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई के साथ खड़ा होने से हर कोई बच रहा है। मैं समझता हूं कि देश हित में जो भी काम किया जाएगा हमें उसका समर्थन करना चाहिए और मेरा यही मानना है और मैंने पहले भी ये बात कई मरतबा कही है कि जो काम कर रहे हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपनी सरगर्मियों को और अपने कामों को कानून के मुताबिक करना चाहिए, संविधान के अंदर करना चाहिए और देश के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। पीएफआई की पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है। इसके टेरर फंडिंग के लिंक का पर्दाफाश हो चुका है। लिहाजा देश के दुश्मनों को सीख देने के लिए पाबंदी की कार्रवाई बेहद जरूरी थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ चल रही थी, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बल के हाथ लगी। 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ा प्रहार हुआ है। 3 आतंकी ढेर किए गए। कुलगाम में एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। कुछ और आतंकी हो सकता है इलाके में, इसलिए सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जैसे ही जानकारी मिली कि आतंकी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं, सुरक्षा बल के जवान वहां पहुंचे, मुठभेड़ हुई, 3 आतंकी ढेर। नहीं करेंगे ना। आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कसम से, मतलब जितनी आर्मी ने हमें सपोर्ट, मतलब कश्मीर को सपोर्ट करता है, आर्मी को बहुत सपोर्ट करता है कश्मीर। बिल्कुल दोस्तों, यार मैं आर्मी से ही हूँ यार, तो मैं बोल रहा हूँ यार, मैं बोल रहा हूँ कि सरेंडर कर दे फिर। सर मुझे मैंने बोला, मतलब मैं मौत की गली उठी है तो यार 3 शॉट लगा हुआ है मेरे को, बस ज्यादा और कितना, एक मैक्स भी आप खाली करोगे मेरे ऊपर बस, क्योंकि आपके पास प्लानिंग बहुत होगी है। अरे दोस्त नहीं करेंगे ना।